10-11 साल के थे, आपने तब से ये सब शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था और आज आप करंटली क्या करते हो? मुझे बस ये था कि हाथ में लेके मेरे को बस वीडियो बनानी है, मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। तो वही चीज धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुई। आज के टाइम में व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ एंड टेक में भी काफी अच्छा नाम। तो एक कॉलेज स्टूडेंट जो अभी 21 साल का इतनी चीजें कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन से कितने पैसे बना लेता है? कंटेंट क्रिएशन से अप्रोक्सीमेटली आप जैसे आपके 1 लाख प्लस फॉलोअर्स है तो एक पेज कितना चार्ज करता है? अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊं तो 40 to 60 के आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर अपनी जर्नी आप अगर बताना चाहो कि कैसे स्टार्ट किया था, कैसे ग्रो किया उसको? बिजनेसेस को ढूंढने के बाद मैंने उनकी परेशानियां देखी कि इनकी वेबसाइट नहीं है, इनको मार्केटिंग में हेल्प चाहिए। वो चीज़ें रेक्टिफाई करने के बाद मैंने वो चीज़ें ढूंढी एंड उन पे काम करना शुरू। कंटेंट क्रिएशन अगर कोई शॉर्ट फॉर्मेट में कर रहा है तो क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है? इज इट द कंटेंट, इज इट द हुक और इज इट द एडिटिंग? पहले हुक ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता था, हुक से कि फर्स्ट 3 सेकंड्स फर्स्ट 5 सेकंड्स आपके कैसे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आज अगर आपको मैं बोलूं कि फिर से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, व्हाट आर द 3 niches दैट यू वुड पिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे? 5 लाख रुपए पर महीने कमाने तो कितने व्यूज एक व्लॉगर, शॉर्ट फॉर्मेट व्लॉगर कितने व्यूज में 5 लाख रुपए कमा सकता है वर्सेस एक टेक क्रिएटर 5 लाख रुपए पर महीने कितने व्यूज में कमा सकता है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कुशल्स कॉन्वर्सेशन। आज के इस पॉडकास्ट में मैं अगेन एक बहुत ही यंग एंड इंटरेस्टिंग गेस्ट को लेके आया हूं जो कि आपको बताएंगे कि कैसे अगर आप भी एक फ्रीलांसर हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आप कैसे इन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हो। क्योंकि मैं आज के इस पॉडकास्ट में लेके आया हूँ उदय को, जो कि अगेन जब 10 साल के थे तब से कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग और भी बहुत कुछ कर रहे हैं और करेंटली इनके सारे YouTube और Instagram को अगर हम मिलाते तो 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर काउंट इनका है। एंड इनके आप एज गेस करके हैरान हो जाओगे, ये करंटली अभी सिर्फ 21 साल के हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं इस यंग इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ और इन्हीं से जानते हैं कि ये कौन है और ये अभी क्या करते हैं एंड कैसे ये जो है इंटरनेट पे अपनी लिविंग को जो है वो लिव कर रहे हैं। सो अगेन उदय, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में। तो मेरा नाम है उदय शर्मा और मैं एक मल्टी नीश टेक क्रिएटर हूँ। मेरी उम्र 21 साल है और मैं कॉलेज का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं बीटेक सीएससी कर रहा हूँ एंड जब से मैं 10 साल का था, 11 साल का था, मैं तब से कंटेंट बना रहा हूँ एंड अभी मैं टेक में एंटर कर रहा हूँ। एंड काफ़ी कुछ है जो मैंने करा है अभी तक फ्रीलांसिंग में, टेक में एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को लोग लीड जनरेशन के लिए, आउटरीचिंग के लिए जानते हैं एंड यूट्यूब पे एक अलग ही फेस है जो कि व्लॉगिंग एंड चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाला है। तो काफ़ी कुछ है, तो उसी के बारे में आज फिर हम एक्सप्लोर करेंगे। सो मतलब पहले बेसिक उसी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपने कहा आप 10-11 साल के थे, आपने तब से ये सब शुरू किया था, तो इनिशियली मतलब कहाँ से शुरू किया था और आज आप करंटली क्या करते हो? जब स्टार्ट किया था तो आजकल क्या है कि कंटेंट क्रिएशन का मेन मोटिव ही लोगों ने बना दिया है कि पैसा कमाना और ये सब। जब 10, 11, 12 साल का था तब तो मेरे को पता भी नहीं था कि इस चीज़ से पैसा बन भी सकता है या कोई कमा भी सकता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, एक वाइन्स करके एक प्लेटफॉर्म था जिसके नाम पे आज आप देखोगे कि आशीष चंचलानी वाइन्स और भुवन बम वाइन्स और काफ़ी सारी ये आजकल यूट्यूब चैनल्स हैं। वाइन्स करके प्लेटफॉर्म था, मैं उस पर भी था एंड मैं डब स्मैश पर भी था, जो कि बाद में फिर म्यूजिकली हुआ, फिर टिकटॉक हुआ, मैं इन सब पर था। एंड इस पॉइंट पे स्टार्ट करने का मतलब ये था कि मुझे एक्टिंग और कंटेंट क्रिएशन पसंद थी बहुत ज़्यादा। मुझे कंटेंट बनाना पसंद था, मुझे वीडियोस बनाना पसंद था। मुझे बस ये था कि हाथ में लेके मेरे को बस वीडियो बनानी है, मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। तो वही चीज़ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुई। मैंने अलग अलग निशेस को एक्सप्लोर करा, व्लॉगिंग हो गया या कॉमेडी हो गई। मैं भी वाइन्स बनाता था एक टाइम पे, मैं रैप भी करता था एक टाइम पे एंड आज के टाइम में व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ एंड टेक में भी काफ़ी अच्छा नाम है। ओके, तो टेक में आप अभी करंटली क्या करते हो? मैं टेक में कोडिंग रिलेटेड, एआई एंड मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे एंड उसमें हैकाथॉन्स भी रहती हैं। मेरा मेन हैकाथॉन्स है एंड टेक में जैसे जितनी भी निशेस हैं, काफ़ी सारी निशेस होती हैं टेक में, जैसे कोडिंग हो गया या अपना चीज़ एक्सप्लोर करना हो गया, आजकल एआई होते हैं, तो उन चीज़ों पे भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा, एंड जैसा आपने मुझे बताया था कि आप 2016 से जो है इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हो। 16 से। ठीक है, तो 2016 में तो अगेन आज ऑलमोस्ट 10 साल होने को आ गए हैं। 10 साल में जैसा आपने बताया आपने बहुत कुछ ट्राई किया है, तो आपके लिए आपको मतलब अच्छी खासी लंबी जर्नी रही है। एंड लोग आजकल क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, दे एक्सपेक्ट कि उन्हें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में रिजल्ट आ जाए। तो
आपकी इस इतनी बड़ी जर्नी में आपको मोटिवेटेड किस चीज़ ने रखा है, एंड कैसे जो है आप कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट अपनी इस जर्नी में टू डू जो भी आप अभी कर रहे हो? जैसा आपने बोला कि आजकल लोग 2 से 3 महीने में क्विट करने का सोचते हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था 2015-16 में, तब ऐसा कुछ था ही नहीं। लाइक उस टाइम आशीष चंचलानी एंड अमित बढ़ाना का थोड़ा राइज आ रहा था, वो लोग उस टाइम वायरल थे, एंड हमें ये सब लगता था कि यूट्यूबर्स कहीं और से आते होंगे, ये बहुत ही बड़े लोग होते होंगे, हम तो इन तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो हम पे बहुत टाइम था एंड हमें चीज़ें एक्सप्लोर करने का टाइम था। आजकल नहीं होता है। आजकल अगर आप ये सोचो कि मैं कंटेंट बनाना शुरू कर दूं 2 महीने में मेरे पास लाखों रुपए होंगे, वो तो हो नहीं सकता। मोटिवेशन ये थी कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, आपको कोई चीज़ की नीड है, तो आप वो कैसे भी कर लोगे। ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं और रातों रातों भर जागता हूँ, कुछ कुछ काम होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स हैं, अमेरिकन क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए जागना पड़ता है। एंड कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मैंने बस ये करा है कि मैंने अपना टाइम नहीं बचाया, मैंने बस अपना सोने का टाइम कम कर दिया। शुरुआत में तो मैंने ऐसे ही किया था एंड कंसिस्टेंट रहा, क्वालिटी देने की कोशिश करी एंड चीज़ों को थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू करा कि अगर 10 वीडियोज़ मेरी नहीं चल रही हैं तो 11वीं तो एटलीस्ट चलेगी। एंड हार मानने की जगह उस चीज़ पे और ज़्यादा काम किया और ज़्यादा नीशेस एक्सप्लोर करी। एंड आप आज देखोगे कि इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी नीशेस में वीडियो बनाता हूँ एंड यूट्यूब पे भी काफ़ी नीशेस में वीडियो बनाता हूँ। जो नीश चल जाती है कुछ दिनों के लिए, उस पर फिर आगे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। ओके, समझा। तो अभी अगर मैं कट शॉर्ट पूछूं कि आप अभी करंटली क्या कुछ कर रहे हो, अपनी लिविंग कैसे बना रहे हो इंटरनेट से, तो आप अभी क्या कुछ करते हो? अभी मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे 2 पेजेस हैं, उदय शर्मा जिसमें 5 टाइम्स ए है एंड में, उस पे मैं कोडिंग रिलेटेड एंड मार्केटिंग कंटेंट बनाता हूँ, जिस पे मैं काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स भी मेनली वहीं से ही कर रहा हूँ। एंड मैंने भी एक सेकंड पेज बनाया है उदय के व्लॉग्स, जिस पे मैं वो कंटेंट बना डालता हूँ जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, जो मेरा व्लॉगिंग कंटेंट रहता है। एंड मेरा यूट्यूब पे भी एक टेक से रिलेटेड चैनल है, जिसमें मैं अभी रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, बट या मैं रेगुलर होऊंगा इस चीज़ पे, uday.ai, तो मैं उस पर भी टेक बना रहा हूँ। तो ये तो हो गया कंटेंट से रिलेटेड। एंड मेरी एक एजेंसी है 360 मार्केटिंग एजेंसी। 360 का मतलब है कि डेवलपमेंट प्लस मार्केटिंग प्लस इन एंड आउट, जो भी एक ब्रांड करवा सकती है, एक स्टार्टअप करवा सकता है, वो सब कुछ हम करते हैं। मेरी एक टीम है, हम रिमोटली काम करते हैं। मेरा एक और स्टार्टअप है जो कि कम्युनिटी है, हैक शास्त्र, अभी उसके इवेंट्स होने वाले हैं। एंड कोडिंग कम्युनिटी है, तो लोग ये देखते हैं कि अगर मैं उनके बीच का ही हूँ, मैं एक पार्टिसिपेंट था फर्स्ट ईयर में हैकाथॉन्स में, एंड सेकेंड ईयर में मेरे को जज बना दिया गया कुछ रीजंस की वजह से। तो लोग ये फील करते हैं कि हमारे आसपास का ही है, तो काफ़ी वो लोग रिलेट कर पाते हैं। एंड 2-3 और चीज़ें हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी काफ़ी कुछ चल रहा है। ओके, तो जैसा आपने खुद ही बताया कि आप इतनी सारी चीज़ें करते हो, तो इन सबको मिला के एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप एक साइड अच्छी खासी इनकम कर लेते होगे फिर? हाँ, तो एक कॉलेज स्टूडेंट जो अभी 21 साल का इतनी चीज़ें कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन से कितने पैसे बना लेता है कंटेंट क्रिएशन से अप्रॉक्सीमेटली आप 6 फिगर आराम से कर सकते हो पर मंथ? पर मंथ। ठीक है, और ये मेजर पार्ट कहाँ से आ रहा है अभी? मेजर पार्ट एजेंसी एंड कंटेंट से ही आ रहा है। कंटेंट में कहाँ से आ रहा है, मतलब कंटेंट में एडटेक से आ रहा है, एडटेक प्लेटफॉर्म्स है, स्पॉन्सरशिप से ही आता है। अच्छा, स्पॉन्सरशिप से, मतलब मोस्ट। हाँ, क्योंकि मेनली आजकल क्रिएटर्स क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन वाला भी रखते हैं, लेकिन मैं सब्सक्रिप्शन वाला नहीं है मेरा, मैं स्पॉन्सरशिप से ही मेनली रखता हूँ। अच्छा, एंड दैट टू कि मतलब बैटिंग वगैरह ये सब प्रमोट नहीं करता हूँ कभी भी, कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मैं एडटेक प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेज हो गया, किसी एआई को प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना, तो वो चीज़ें करता हूँ मैं। और एक स्पॉन्सरशिप का लाइक जैसे आपके 1 लाख प्लस फॉलोवर्स है, तो एक पेज कितना चार्ज करता है? अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊँ तो 40 to 60 के आप आराम से चार्ज कर सकते हो। ओके, और इतने ऐसी followers मंथ पे। में कितनी स्पॉन्सरशिप्स आप कर लेते हो? 3 से 4 से 5 के आसपास। एंड ये सब इसीलिए हो पाए क्योंकि आपने उसके अराउंड कंटेंट बनाया, उसके अराउंड एक रीच बनाई, एक ऑडियंस, एक कम्युनिटी बनाई, जी। उसकी वजह से। काफ़ी टाइम लगा ये सब करने में। कितना टाइम लगा, मतलब कब से कर रहे हो आप कंटेंट क्रिएशन? टेक आप बोलना चाह रहे हो या कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट क्रिएशन में आप वही चीज़ 15-16 से कर रहा हूँ। ओके, एंड टेक में जो है मैं पिछले 1.5-2 साल से हूँ। एंड मेनली जो मैं पैसा बताऊँ वो टेक से ही मिला है, क्योंकि व्लॉगिंग में मैंने जो चीज़ें एक्सप्लोर करी उस चीज़ में इतना सीपीवी नहीं था, कॉस्ट पर व्यू नहीं था, तो मेरे को उस पर इतना चीज़ें नहीं मिली। पर यस, अगर मैं कहूँ कि बचपन से मुझे जो सपना था कि मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, एक्टर बनना है, वो चीज़ मेरी यहाँ पर आके सफल हुई कि एटलीस्ट मैं कुछ कर पा रहा हूँ, उसमें कमा पा रहा हूँ, तो मैं वो चीज़ कंटिन्यू कर सकता हूँ। ऑन टेक की जब आप बात कर रहे हो तो क्या इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? मतलब टेक पे वीडियोस बना के या फिर टेक के प्रोजेक्ट्स लेके?
टेक के प्रोजेक्ट्स भी लेके एंड टेक पे वीडियोज भी बना के एक्चुअली क्या होता है कि मैं एक ब्रांड का फेस हूँ, मैं अपनी एजेंसी का फेस हूँ एंड जब कोई दूसरी ब्रांड देखती है हमें जिसको हम रीच आउट करते हैं ऑलरेडी, तो वो भी देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे लोग भी ग्रो हो रहे हैं, इनकी एजेंसी भी ग्रो हो रही है, हमारे एजेंसी पे 16K फॉलोअर्स हैं, तो एटलीस्ट हम लोग तो उनके लिए हेल्प कर ही सकते हैं SMM में एंड बाकी सारी चीज़ों में। तो एक ब्रांड का फेस बन के हमारी ब्रांड को भी फ़ायदा होता है, सब कुछ रीच भी मिलती है एंड यस मेरे को भी थोड़ी अथॉरिटी मिलती है कि मैं एक ब्रांड का फेस हूँ, तो फ़ायदा होता है उस चीज़ से। सो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने ये सब ओवर द टाइम बिल्ड किया है, एंड जैसे आपने बताया 9 साल तो वैसे ही हो गए आपको ये सब करते हुए। तो आपने जैसे बताया आप फ्रीलांसर भी रहे थे, राइट? तो आपने फ्रीलांसिंग कब से स्टार्ट करी थी एंड पहले आप इनिशियली क्या बेचते थे एंड फिर लेटर करते करते जैसे आपने बताया भी आप 360 मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हो, तो एज अ फ्रीलांसर अपनी जर्नी आप अगर बताना चाहो कि कैसे स्टार्ट किया था, कैसे ग्रो किया उसको, एंड कैसे फ्रॉम बीइंग अ फ्रीलांसर टू एजेंसी कन्वर्ट हुए फिर? आई गेस मैंने फर्स्ट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करा था 18 या 19 में। तो वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट था ऑफ अ स्पॉटिफाई कवर आर्ट। स्पॉटिफाई पे जब आप गाने सुनते हो तो उसमें एक फ़ोटो आती है जो कि स्पॉटिफाई कवर आर्ट होती है। तो मैं एक स्टूडियो के लिए काम करता था उस टाइम पे एंड लाइक प्रॉपर जॉब नहीं करता था, बट येस मैं फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस करता था एंड उसमें मैं म्यूजिक प्रोडक्शन, बीट प्रोडक्शन एंड ऑडियो इंजीनियरिंग करता था। ओके। तो उस चीज़ में रिलेटेड मेरे को रैपर्स के काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स थे, सब कुछ था। मैं रैपिंग भी करता था एंड म्यूजिक भी बनाता था, मैंने सब कुछ एक्सप्लोर करा हुआ है। तो उस चीज़ का फर्स्ट प्रोजेक्ट था, स्पॉटिफाई का आर्ट वर्क था, तो वो मैंने बनाया था 150 रुपीज़ में एंड वो मैं बना लेता था अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 अ मंथ। एंड उस टाइम पे एज अ स्कूल स्टूडेंट मेरे लिए अगर मैं 1500-2000 रुपये अगर कर पा रहा हूँ खुद से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, एंड देन फिर इसको ट्रांजिशन कैसे किया बाकी चीज़ों में? इस चीज़ पे ट्रांजिशन ऐसे हुआ कि जब मैंने म्यूजिक पे करना स्टार्ट करा तो बीट प्रोडक्शन के भी क्लाइंट्स आए, फिर मेरे पे म्यूजिक प्रोडक्शन के क्लाइंट्स आए एंड ऑडियो इंजीनियरिंग के क्लाइंट्स आए। उनसे थोड़ा ज़्यादा चार्ज करने लगा, 700-800 का चार्ज करने लगा एंड धीरे धीरे जब मैं 10th 11th में आना शुरू हुआ तो कोडिंग वगैरह से मैं इंट्रोड्यूस हुआ थोड़ा बहुत, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखी एंड उससे थोड़ा फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू करे। कहाँ से उठा रहे थे प्रोजेक्ट्स उठाना बहुत बड़ा मार्केट है एंड मैं तो ये कहूँगा कि आज के टाइम में क्लाइंट्स सबको चाहिए, काम सबको आता है बट क्लाइंट्स कोई ढूंढ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। आपके सामने मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर और बहुत कुछ है, कुछ नहीं मिलता है इन सबसे। पहले से जो लोग बना रहे हैं वही करते हैं, एक समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है जो कि कभी नहीं मिलने वाली। एंड फाइवर पे अगर आप प्रोफाइल भी बनाओगे तो उसमें भी 1-2 दिन लग जाते हैं वेरीफाई होने। मैंने जो शुरुआत में ढूंढना स्टार्ट करा वो था कि इंस्टाग्राम पे मैं अपना काम दिखाता था और पर्सनल ब्रांड बिल्ड करी। तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरे को काम भी मिलना स्टार्ट हुआ एंड इंस्टाग्राम पे मैंने क्लाइंट्स ढूंढे बहुत ज़्यादा। इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स होती हैं, बिजनेस डायरेक्टरीज से ढूंढा, बिजनेस डायरेक्टरीज इन द सेंस जस्ट डायल हो गया या बाहर की बिजनेस डायरेक्टरीज हो गई, येलो पेजेस, येल्प हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से बिजनेसेस को ढूंढा। अब बिजनेसेस को ढूंढने के बाद मैंने उनकी परेशानियां देखी कि इनकी वेबसाइट नहीं है, इनको मार्केटिंग में हेल्प चाहिए। वो चीज़ें रेक्टिफाई करने के बाद मैंने वो चीज़ें ढूंढी एंड उन पे काम करना शुरू करा। उनको कोल्ड आउटरीच किया। कोल्ड आउटरीच किया है हम एक दिन में, लाइक अभी तो एजेंसी है, जब स्टार्टिंग डेज में 2-3 लोग थे मेरे साथ में काम करने वाले, हम एक दिन में 800 ईमेल करते थे। एक मेल से हमारी 5-6 मेल्स थी, हम दिन में इतना करते थे, तब जाके हम पे एंड में, मंथ के एंड में हम 5-6 क्लाइंट्स क्लोज कर पाते थे। दिन के 800 मेल भेजने के बाद महीने के ऑलमोस्ट 20,000 प्लस मेल्स पे अप्रोक्सीमेटली 4-5 का कन्वर्जन आता था, मतलब उस टाइम पे। तो जैसा भाई आपने खुद ही इस चीज़ को आंसर किया कि जो ये प्लेटफॉर्म्स है लाइक फाइवर, अपवर्क और भी जितने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे आज की डेट में चीज़ें बहुत सैचुरेट हो चुकी हैं एंड इन पे कुछ भी करना, ऑर्डर्स लाना, वही सुई ढूंढने वाली बात है एक समुंदर में। एंड आपने बोला कि आप क्लाइंट्स लाते थे बाय डूइंग आउटरीच। जी ठीक है, आउटरीच किया आपने लोगों के ब्लैक स्पॉट्स चेक किए, जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स जो थे कि लोगों की क्या कमी है वेबसाइट में ऑल, एंड वहाँ से फिर लोगों को रीच आउट करके सही ऑडियंस तक आप गए। एंड ऑब्वियसली आपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना के लोगों को अपना काम दिखाया, बिजनेसेस को एजुकेट किया, तो वहाँ से क्लाइंट्स आए। बट स्टिल व्हाट डू यू बिलीव कि और क्या सोर्सेज हो सकते हैं एक फ्रीलांसर के लिए शुरुआत में क्लाइंट्स लाने के लिए? जैसे आपने एक बार एक सोर्स ढूंढ लिया कि आपको इंस्टाग्राम से थोड़े बहुत क्लाइंट्स मिल रहे हैं। दूसरा सोर्स सबसे बड़ा मेरे को जो लगता है वो है नेटवर्किंग का। करेक्ट। आपका बड़ा नेटवर्क होता है क्लाइंट्स का, 5-6 आपके क्लाइंट्स हैं एंड आप उनको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो शायद आसपास के क्लाइंट्स, आसपास के फ्रीलांसर्स
नहीं प्रोवाइड कर पा रहे उस रेट में एंड उस क्वालिटी पे। तो अगर आप उन क्लाइंट से अच्छे रिश्ते रखते हो, अच्छे चीज़ें रखते हो, तो आप उनसे काफ़ी अच्छे नेटवर्क में क्लाइंट्स ले सकते हो और उनको डिस्काउंट्स दे सकते हो उस बात पे। एंड दूसरी जो चीज़ थी, कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग के लिए हमने सही बताऊँ तो 2 लोग बैठाए थे शुरुआत में, जो लोग कोल्ड कॉलिंग करते थे। बहुत गालियाँ सुनने को मिलती थी शुरुआत में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये था कि स्पैम कॉलिंग और फ्रॉड कॉल्स होती थी, तो लोग इजीली भरोसा नहीं करते हैं कोल्ड कॉल्स पे। अभी ये कल्चर चला है कोल्ड कॉल्स का बहुत ज़्यादा, नहीं तो पहले तो लोग नहीं मानते थे कोल्ड कॉल्स। कोल्ड कॉल्स में क्या सेल कर रहे थे आप? कोल्ड कॉल्स में हम बिजनेसेस को पिच करते थे। क्या pitch कर रहे पिच मैं एग्जैक्टली बता दूं कैसा होता था। जैसे हमने किसी को फ़ोन किया, वो ट्रैवल एजेंसी है, तो ट्रैवल एजेंसी को जब हम फ़ोन करेंगे तो हम एग्जैक्टली उसी 1 दिन पहले 2 दिन पहले किसी और ट्रैवल एजेंसी के लिए काम कर चुके होंगे, ऐसा हम मेक श्योर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक ट्रैवल एजेंसी जो कि कश्मीर में ऑपरेट कर रही है और दूसरी जम्मू में ऑपरेट कर रही है, ऐसा है मतलब। और जब मैं जम्मू वाले के लिए काम कर चुका हूँ तो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं एंड उनकी वो कैसे कमा रहे हैं एंड कैसे सब कुछ पेन पॉइंट्स क्या हैं सब कुछ पता है मेरे को। एंड अब जब मैं कश्मीर वाले को रीच आउट करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि उसको क्या क्या चाहिए था। मान लो उसकी वेबसाइट नहीं है, उसके कॉम्पिटिटर की है, तो हम उसको वो चीज़ फील करवा देंगे कि यार आप पे वेबसाइट नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर पे है, वो इतने इतने कस्टमर्स इस जगह से लेकर आया है फोमो क्रिएट एंड आप नहीं ले पा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आपको वेबसाइट ये वाली चाहिए होगी। वो पूछेगा कि कितने रुपए लगेंगे, ये है वो है। वो सब चीज़ें हम कॉल पे डिस्कस नहीं करते, वो सब चीज़ें हम मीट पे डिस्कस करते हैं। एंड मीट पे जब वो आता है तब तक हम एक सैम्पल पेज बना के रखते हैं वेबसाइट का कि आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, इफ़ यू पे दिस अमाउंट, तो हम आपको 3 दिन में या 7 दिन में आपको दे देंगे। क्योंकि कोडिंग का जो कल्चर है वो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि कोडिंग दिस एंड दिस, वो फैंग कंपनीज और बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनीज होती हैं उनमें काम आता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में मैंने अपने पूरे करियर में फ्रीलांसिंग के कोडिंग बहुत कम देखी है। हम लोग वर्डप्रेस, जूमला और शॉपिफाई पे ही बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। एंड आप अगर किसी दुकान वाले को बोलोगे कि आप अपनी वेबसाइट बनवा लो, अपनी दुकान आप एक्सपेंड कर रहे हो, वो कोडिंग नहीं समझेगा। वो कोडिंग वाली हम बोलेंगे 1.5 लाख की, और वर्डप्रेस वाली बोलेंगे हम मतलब कम की ही बोलेंगे। तो वही चीज़ है, वो नहीं समझेगा और वो कम रेट देख के वो चीज़ करवा लेगा। एंड ऐसा कुछ क्वालिटी का भी ज़्यादा फर्क नहीं आता है। कोडिंग तब आती है जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो टेक रिलेटेड ही हो, सास प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, तब एक्सपैंड करने के लिए कोडेड चाहिए होता है। तो ये चीज़ है कि हम कोल्ड कॉल्स करते थे एंड ईमेलिंग वगैरह ये सब चलता था। अच्छा, एंड जैसा आपने बताया आप कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे थे क्लाइंट्स को लाने के लिए, तो आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएशन में आपके लिए तब क्या काम किया था? क्या वो कंटेंट था, क्या वो एडिटिंग थी, या वो एक्चुअली में आपका हुक था? और मतलब आज क्या काम कर रहा है कंपेयर टू 2 साल पहले? जैसे हमने खुद इंस्टाग्राम पे ट्रेंड देखा था कि पहले बहुत हेविली एडिटेड रील्स चलती थी जहाँ पे बहुत एडिटिंग करते थे लोग। अब वापस रॉ और बेसिक रील्स लोगों को समझ आने लगी है जहाँ पे एडिटिंग कम है। तो आपके लिए उस टाइम पे क्या वर्क किया था और अभी क्या वर्क करता है कंटेंट क्रिएशन? अगर कोई शॉर्ट फॉर्मेट में कर रहा है तो क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है? इज इट द कंटेंट, इज इट द हुक, और इज इट द एडिटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द कंसिस्टेंसी, इस हिसाब से आप पोस्ट करते हो। सेकंड थिंग, पहले हुक ज्यादा नहीं फर्क पड़ता था हुक से कि फर्स्ट 3 सेकंड्स, फर्स्ट 5 सेकंड्स आपके कैसे हैं। आजकल बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। पहले मेरे लिए स्टोरी टेलिंग ही मेन काम करा था। मेरी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी बताते हैं, मेरी ऑडियंस बताती है कि अगर मेरे को कुछ काम करना है, मेरे को अगर बताना है कि लीड्स कैसे निकालते हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो मैं अगर उसको एक स्टोरी के फॉर्म में बताता हूँ तो लोगों को बहुत अच्छे समझ में आता है। तो एक तो वो स्टोरी टेलिंग वाला पॉइंट हो गया। एंड आज के टाइम में हुक प्लस स्टोरी टेलिंग मेरी ऑडियंस के लिए काम आता है कि हुक एक तो पहले के 3 सेकंड 5 सेकंड मैं हुक रखता हूँ बहुत ही, जैसे आजकल मिराकल राजीव और ये सब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इन लोगों के मैं हुक रखता हूँ खुद एक्ट करके, उन लोगों की वीडियोज नहीं लगाता, खुद एक्ट करता हूँ। एंड देन मैं स्टोरी में पूरी चीज़ समझाता हूँ कि ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ कैसे करनी है। एंड में एक CTA कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो कमेंट करो, मैं आपके DM में भेज दूंगा, वो चीज़। समझा? तो मतलब इट इज मोर ऑफ राइट नाउ द कंटेंट एंड द हुक एंड नॉट द एडिटिंग। मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब एडिटिंग तो जरूरी है बट वैसी नहीं जैसे पहले चलती थी। एडिटिंग आजकल मिनिमल भी चलेगी, लुक्स सिनेमैटिक दिखने चाहिए। ठीक है। एंड जैसा आप खुद एक बहुत मल्टी नीश क्रिएटर हो एंड आपने डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएट किया है, आज अगर आपको मैं बोलूं कि फिर से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, व्हाट आर द 3 niches दैट यू वुड पिक
कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे? सबसे पहले अगर मैं पिक करना चाहूँगा वो होगा अपना टेक ही पिक करूँगा मैं सबसे पहले। टेक में क्या? टेक में मैं कोडिंग पिक करूँगा। ठीक है। मैं कोडिंग डीएसए पिक करूँगा क्योंकि आजकल इंटर्नशिप्स एंड डीएसए कोडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। हर 6 महीने में एक सेमेस्टर चेंज हो जाता है एंड किसी की जॉब लगने वाली होती है एंड किसी का एडमिशन होने वाला होता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। सेकेंड है पर्सनल ब्रांड बनाऊंगा कि स्टाइल पे एंड क्लोथिंग वगैरह पे, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ब्रांड्स बहुत ज़्यादा पे कर रही हैं। फर्स्ट आपके अगर 1000 फॉलोअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो ब्रांड आपको बार्टर कोलैब इजीली दे देती है। इनफैक्ट 100 फॉलोअर्स पे भी आजकल आ रहा है आराम से, क्योंकि आजकल ब्रांड्स को वो यूजीसी मिल जाता है। बिल्कुल। एंड बार्टर कोलैब करके तो बहुत इजी हो जाता है किसी ब्रांड के लिए। एक टी शर्ट दे दी, आप मेरे लिए वीडियो बना दो, 300 रुपए 400 रुपए में टी शर्ट आपको एक वीडियो मिल जाएगी। एंड कहीं ना कहीं उसकी भी कुछ ना कुछ रीच तो होगी, 100 लोगों की होगी, 200 लोग की होगी, तो वो व्यूज भी मिल गए आपको। एंड एक क्लोथिंग ब्रांड तो आपको बताऊं पर्सनली कि मेरे जानने वाली की ब्रांड थी एंड उनको जो रिटर्न्स आते थे ऑर्डर कि जिसने किसी आदमी ने पिक नहीं कराया कुछ, तो वो वाली टी शर्ट्स एंड वो वाले लोअर्स वो किसी क्रिएटर को बेचते हैं। हाँ, ये होता है बार्टर कोलैब्स में, ये होता है। इनफैक्ट जैसे मैं भी टेक वीडियोस क्रिएट करता हूँ ना, तो जैसे हम भी एक चैनल के लिए उस पर भी हार्डली 2000 सब्सक्राइबर्स है, तो हमें भी कभी कभी ओपन बॉक्स प्रोडक्ट या फिर फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट्स हमें आते हैं। मतलब टू विच टू भी मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, इट इज फाइन। मतलब अनटिल अनलेस उसकी फंक्शनैलिटी है एंड वो चल रहा है एंड वो खराब नहीं है, इट्स ओके कि मतलब बार्टर में व्हाट डू यू एल्स एक्सपेक्ट। ठीक है। एंड विद सो लेस सब्सक्राइबर्स, पहले तो कोई पूछता भी नहीं था 5-6-7 हजार वाले फॉलोअर्स को, एंड 10-15 के तो 10-15 के चाहिए ही होते थे। और किस में क्रिएट करोगे? और मैं करूंगा अगर मेरे को मिले कि हाँ मेरे को बनाना है, तो मैं सबसे पहले तो जिम जाना शुरू करूंगा। ओके। एंड में फिटनेस में फिटनेस में बहुत ज्यादा स्कोप है। लाइक आप बता सकते हो कि आप कैसे एक्सरसाइज करो, ये फॉर्म ठीक है, ये वाली फॉर्म ठीक नहीं है। एंड मैं सप्लीमेंट्स पे ज्ञान दे सकता हूँ, ब्रांड्स आती हैं बहुत ज्यादा। मैं डेली की अपनी रूटीन लाइफ बता सकता हूँ। अंकित बैनपुरिया फिटनेस पे बना दिया वो चीज। गॉट इट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये सारे जितनी भी आपने नीशेस बताई है एवरग्रीन भी हैं, ये एवरग्रीन है, तो हमेशा चल रही है, हमेशा चलेंगी। फॉर्मेट्स चेंज हो जाएंगे, स्टाइल चेंज हो जाएगा, पर यू कैन मेक कंटेंट ऑन दिस नीश अराउंड। ठीक है। एंड राइट नाउ मतलब जैसे आप बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, इतने सारे सोर्सेज से आप अभी पैसे कमा रहे हो, बट स्टिल एक कॉलेज स्टूडेंट जो घर से काम करना चाहता है, उसको क्या रेकमेंड करोगे कि उसको कौन से ऐसे सोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए जहां से वो अपनी क्विक साइड हसल इनकम कर सकता है? यूट्यूब एक बहुत बड़ा मार्केट है फॉर वीडियो एडिटर्स एंड ग्राफिक डिजाइनर्स। मैं कहूंगा कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सबको आती है आजकल, कैनवा पे हर कोई डिजाइन बना लेता है, वीडियो एडिट हर कोई कर लेता है, क्योंकि आजकल फॉन्क एडिटर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। फॉन्क एडिटर्स आपने देखे होंगे, गाड़ियों के एडिट्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा क्लीनजी टाइप के होते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और आप रैंडमली स्क्रॉल करो, तो आपको ऐसी कोई वीडियो दिख जाएगी जिसका आपको या तो थंबनेल पसंद नहीं आ रहा होगा, या उसकी ऑडियो पसंद नहीं आ रही होगी, या उसका एसईओ ढंग का नहीं लग रहा होगा आपको, या व्यूज कम होंगे। तो आप उस पर अच्छे से रीच आउट कर सकते हो। आप किसी के भी अबाउट पे चले जाओ, बहुत इजीली ईमेल मिल जाता है, अबाउट पे जाती ईमेल मिल जाता है, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। एज अ कॉलेज स्टूडेंट अगर आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत एक फोटोशॉप सीख सकते हो, कैनवा सीख सकते हो, थोड़ा बहुत कैपकट सीख लिया। अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है तब भी ये चीजें आप कर सकते हो इजीली। एंड कॉपी राइटिंग बहुत चल रहा है हमारे, जब मैं म्यूजिक फील्ड में था तो घोस्ट राइटिंग बहुत चलता था। घोस्ट राइटिंग अभी भी लिंक्डइन पे काफी चलता है कि एक क्रिएटर है, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके लिए घोस्ट राइट करते हैं, कंटेंट लिखते हैं एंड गाने भी लिखते हैं। म्यूजिक वाली फील्ड में बताऊं तो इनफैक्ट एक मूवी भी अभी आई ऑन द सेम कांसेप्ट कि बड़े बड़े रैपर्स के पीछे भी रैपर सिंगर्स के पीछे भी घोस्ट राइटर्स होते हैं। सो जैसे हमने अभी पीछे ब्रांड कोलैबोरेशंस के बारे में बात करी थी, तो अगर मैं पूछूं कि आपका एक्सपीरियंस एंड किन टाइप के ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है, तो उनमें से लाइक आपका सो फार एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब हर ब्रांड के साथ अच्छा रहा है, किसी ब्रांड के साथ खराब भी रहा है? मैंने मेनली एडटेक ब्रांड्स के साथ काम करा है, जो लाइक कोर्सेज वगैरह होते हैं उनके, वो प्रमोट करने होते हैं, लाइक मसाई स्कूल और ये सब। अब एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि उनको वीडियो चाहिए होता है 2 से 3 दिन के बाद, लाइक अर्जेंट वीडियो चाहिए होता है, उसके पहले स्क्रिप्ट अप्रूव, ये अप्रूव बहुत कुछ होता है। एंड उसके बाद जब आप वीडियो दे देते हो, डाल देते हो, वीडियो चल जाती है, सब कुछ हो जाता है, एंड आपको पेमेंट मिल रही होती है 45 डेज के बाद, 50 डेज के बाद।
तो वो बहुत ज़्यादा मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट लगता है कि हाँ, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी पेमेंट जल्दी क्लियर करवानी चाहिए, क्योंकि सैलरीज जो होती हैं लोगों की वो तो टाइम पे आती हैं। तो हम लोगों का ऐसा क्यों हो रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट, ब्रांड कोलैबोरेशंस काफ़ी हद तक आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लाइक मैं तो ये कहूँगा मेरे पे 50 ईमेल्स दिन के बेटिंग ऐप्स के आते हैं। जैसे बहुत सारी बेटिंग ऐप्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और वो ब्रांड्स इतना पे करते हैं जितना हम एक महीने में सारी ब्रांड्स को मिला के करते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होता है। हाँ. लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा लंबा खेलना था। हाँ. बहुत नाम बनाना था, इसलिए मैंने आज तक एंड वैल्यूज भी, मतलब वही वैल्यू मैं नहीं दे पा रहा किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इंसान को। एंड बीइंग अ टेक क्रिएटर, मेक मनी ऑनलाइन क्रिएटर, आप अगर खुद ही लोग कहोगे कि जुआ खेल लो तो वो चीज़ इट्स क्वाइट कंट्रोवर्शियल। ठीक है। एंड जैसा कि अगेन हम जब बात करते हैं अर्निंग्स की, जैसे आप अगेन मल्टी नीश में कंटेंट क्रिएट करते हो, तो ज़्यादा अर्निंग किस में होती है? मतलब डेली व्लॉग्स में ज़्यादा अर्निंग है, या जो आप टेक कंटेंट क्रिएशन करते हो उसमें अर्निंग्स हैं? अर्निंग्स का कितना फ़र्क है? अगर 5 लाख रुपए पर महीने कमाने हैं तो कितने व्यूज़ एक व्लॉगर, शॉर्ट फॉर्मेट व्लॉगर कितने व्यूज़ में 5 लाख रुपए कमा सकता है, वर्सेस एक टेक क्रिएटर 5 लाख रुपए पर महीने कितने व्यूज़ में कमा सकता है? कंटेंट इन द सेंस आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे कह रहे हो या यूट्यूब पे? दोनों की अगर हम बात करें। यूट्यूब पे आप कमाते हो एडसेंस से, एंड यूट्यूब पे थोड़े ब्रांड कोलैब्स मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप मेनली कमाते हो ब्रांड कोलैबोरेशन से। एंड अब क्या बात होती है कि ब्रांड कोलैबोरेशन टेक वालों को मिलते हैं 10x एज कम्पेयर टू व्लॉग वालों को, क्योंकि व्लॉग वालों को आप क्या ही कोलैब दोगे। अगर फूड व्लॉगर है तो हो सकता है कि ज़्यादा मिल जाए, ट्रैवल व्लॉगर है तो हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जो नॉर्मल व्लॉगर्स होते हैं, क्योंकि व्लॉगर्स तो आजकल किसी भी नीश में हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं टेक में हूँ तो मैं टेक में ही व्लॉग कर सकता हूँ, मैं कुकिंग करता हूँ मैं कुकिंग में ही व्लॉग कर सकता हूँ, मैं किसी में भी कर सकता हूँ। बट येस, अगर मेरे को 1 मिलियन व्यूज़ के, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन नहीं लेते हैं, 1000 व्यूज़ के, अगर मेरे को टेक कंटेंट पे 4 से 5 रुपये मिलते हैं एडसेंस पे, तो वही चीज़ 1000 व्यूज़ पे मेरे को व्लॉग में मिलेंगे 2.5 से 3 रुपये बस। एंड ये चीज़ बहुत नेगेटिव होती है शॉर्ट फॉर्म में। लॉन्ग फॉर्म में ये चीज़ into 10 हो जाती है बस, ऐसा कुछ मेजर फ़र्क नहीं है। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स मेरे जानने वाले हैं जो टेक में इतना अमाउंट उठा रहे हैं, जो अभी 1 लाख 2 लाख पे हैं, जिनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है उनसे रिलेटेड, जो अभी व्लॉग में 7 लाख 8 लाख 9 लाख 1 मिलियन पे है, बहुत ज़्यादा है। ये लोग इतना चार्ज कर ही नहीं रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी एज अ 2 लाख वाला क्रिएटर, मैं एक ब्रांड से 40,000 50,000 60,000 1 लाख तक आराम से चार्ज कर सकता हूँ। बट उनके लिए 1 लाख चार्ज करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो लोग बहुत आगे जाके ये चीज़ें चार्ज कर पाते हैं, उनका ब्रांड वैल्यू ही होता है, लोग एज अ ब्रांड फेस ही यूज़ करते हैं उन्हें। लेकिन हमें यूज़ करते हैं एज अ सेल्स पर्सपेक्टिव के लिए, हम सेल्स ज़्यादा करवा पाते हैं, तो हमें ज़्यादा मिलता है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये मतलब एक मेजर डिफरेंस होता है कि आप मतलब नीश मैटर करती है, काफ़ी ज़्यादा मैटर। जैसे हमने बात करी कि फिटनेस में अगेन स्कोप है, क्योंकि ब्रांड्स विलिंगली हैं पैसा देने के लिए, लोग विलिंगली हैं आपकी एडवाइस सुनने के लिए। एक और चीज़ होती है, टीयर मैटर करता है। टीयर मैटर करता है, ऑडियंस का टीयर। जी, जैसे अगर मैं देखूं कि सौरभ जोशी जो है, उनकी टीयर 2 एंड टीयर 3 ऑडियंस है, टीयर 1 ऑडियंस नहीं है। कोई बंगले में बैठ के उनकी व्लॉग नहीं देखेगा, है ना। एंड अगर मैं कहूँ कि किसी टेक क्रिएटर की, जैसे MKBHD, हाँ किसी की भी मान लो, तो उनकी ऑडियंस जो है वो बंगले वाली भी होती है और रोड वाली भी होती है, तो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 होती है। किसी भी ब्रांड को अगर कुछ सामान बेचना है तो वो दोनों क्रिएटर्स के पास जाती है। टीयर 1 वाले ज़्यादा विलिंग टू पे होते हैं, टीयर 3 वाले बहुत कम विलिंग टू पे होते हैं। टीयर 1 जिसकी ऑडियंस होती है उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, टीयर 3 वालों को बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि अगेन कन्वर्जन्स टीयर 1 से काफी ज्यादा आते हैं। अब आप देखो ना कि अगर कोई जो बंदा टेक सिखा रहा है, वो कोडिंग सिखा रहा है, तो ऑब्वियसली जो ऑडियंस है उनके पास लैपटॉप फोन वगैरह होगा, सब कुछ होगा, वाईफाई भी लगा होगा, सब कुछ होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट बेचना फॉर अ टेक क्रिएटर बहुत ईजी है। और अगर कोई बंदा सिखा रहा है कि ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं, मतलब एक नॉर्मल वे में व्लॉग के वे में समझा रहा है, तो हो सकता है उनके घर में फोन के अलावा कोई और गैजेट हो भी ना, वो चीज़, तो वो उनको बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा मिलता है। गॉट इट।
सो अगेन गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। अगेन आज के पॉडकास्ट में हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करी, फ्रॉम फ्रीलांसिंग टू कंटेंट क्रिएशन टू बहुत कुछ अबाउट एजेंसी बिल्डिंग। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, आपको आज के पॉडकास्ट से वैल्यू मिली, तो आप उदय को चेकआउट करना मत भूलना। इनके सारे सोशल हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में पिन्ड है, आप जाके इनका कॉन्टेंट चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कैसे इन्होंने अपनी जर्नी को जो है आज हमारे पॉडकास्ट पे अनफोल्ड किया और कहाँ से इन्होंने शुरू किया था फ्रॉम सच अ यंग एज, राइट। सो अगर आपको पसंद आया आज का पॉडकास्ट, इनको चेकआउट करो। हमें अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो हमें भी सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।